आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। चलिए जी, आप लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज। क्या डिस्कस करना है सर? रिवर्स चार्ज। सर ये रिवर्स चार्ज क्या डिस्कस करोगे? हमें तो रिवर्स चार्ज पहले से ही पता है। मैंने कहा डियर, आपको जो रिवर्स चार्ज पता है आज तक 2 या 3 सर्विसेज पे पता है। आज हम टोटल डिस्कस करेंगे कि रिवर्स चार्ज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है। ठीक है जी, कितनी सर्विसेज पर आरसीएम लगता है। सर रिवर्स चार्ज की शुरुआत कहां से हुई? जरा मुझे इसका सेक्शन कोई बताएगा। रिवर्स चार्ज की शुरुआत का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है जी? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। सर डियर, होता क्या है? होता क्या है हमारे जीएसटी लॉ में या किसी भी लॉ में हमने क्या बोला था कि जो भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या जो भी व्यक्ति गुड्स सेल कर रहा है, जो भी व्यक्ति आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है डियर? जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है? आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की एक बहुत खूबसूरत बात यह होती है कि जैसे कपिल जैन ने आउटवर्ड सप्लाई करी, जैसे कपिल जैन ने आउटवर्ड सप्लाई करी, मैंने आपको क्लासेस दी तो मैंने फीस ली 10,000 रुपए और प्लस में जीएसटी। मैंने फीस ली 10,000 रुपए प्लस जीएसटी। तो जो मैंने जीएसटी लिया तो मैंने कस्टमर से ही लिया, तो मैंने किससे? कस्टमर से ही। लेकिन इसका कंप्लायंस बर्डन किस पे आया? सप्लायर पे। किस पे आया कंप्लायंस बर्डन? सप्लायर पे। रजिस्ट्रेशन किसे कराना है? सप्लायर को। ठीक है, रिटर्न किसे फाइल करनी है? सप्लायर को। टैक्स किसे कलेक्ट करना है? सप्लायर को। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किस पे आया? रिसीवर पे। अल्टीमेट बर्डन किस पे है? रिसीवर पे। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है? रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है? अल्टीमेट बर्डन भी रिसीवर पे होता है। टैक्स का बर्डन भी रिसीवर पे होता है और टैक्स कंप्लायंस का बर्डन भी रिसीवर पे ही होता है। सर ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके चलता था हमेशा एडवोकेट का। हमने पहले भी क्लास में डिस्कस करा है, एडवोकेट का एग्जांपल हमने लिया था। एडवोकेट में होता क्या था कि अगर एक सीए किसी कंपनी को सर्विस दे रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर यहां पर कौन है सर? सीए। अगर ये कंपनी को सर्विस दे रहा है, इसने 10 लाख रुपए की बिलिंग करी, 1,80,000 रुपए टैक्स इसने लिया, तो बताएं ये जो 1,80,000 का टैक्स का बर्डन किस पे पड़ेगा? सीए पे या कंपनी पे? कंपनी पे। टैक्स का बर्डन किस पे है? कंपनी पे। लेकिन कंप्लायंस बर्डन किस पे है? कंप्लायंस बर्डन किस पे है? सीए पे। सीए इस कंपनी से 1,80,000 रुपए लेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा, यही रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन अगर यही सर्विस एडवोकेट ने दे दी, अगर यही सर्विस किसने दे दी सर? एडवोकेट ने दे दी कंपनी को। तो डियर, अगर एडवोकेट कंपनी को सर्विस देता है, बिल वो करेगा 10 लाख का, लेकिन उस पर जो जीएसटी होगा 1,80,000 रुपए, उस पर जो जीएसटी होगा 1,80,000 रुपए, वो पे कौन करेगी? कंपनी। बर्डन भी किस पे होगा? कंपनी पे। और कंप्लायंस बर्डन भी किस पे होगा? कंपनी पे। रीजन क्या था सर? रीजन क्या था? क्योंकि एडवोकेट क्या करता था, कंपनी से तो 11,80,000 रुपए ले लिया करता था और गवर्नमेंट को जमा नहीं करता था, और गवर्नमेंट से कहता था तुम्हें जो करना है मेरा कर लो। तो जब जब गवर्नमेंट को टैक्स के कलेक्शन में दिक्कत हुई, टैक्स लगाने में दिक्कत नहीं हुई, किस में दिक्कत हुई? टैक्स के कलेक्शन में दिक्कत हुई, तब गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? आरसीएम लगा दिया। क्लियर है मेरी बात? सर इसमें कलेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा डियर, कलेक्शन में तो यही दिक्कत हो रही है, एडवोकेट कितने रुपए लेके चला गया? 11,80,000। लेकिन उसकी फीस कितनी थी उसमें? 10 लाख। उसे 1,80,000 किसे जमा करने थे? गवर्नमेंट को। लेकिन उसने सरकार को जमा नहीं किए, उसने सरकार को जमा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं नहीं करता, तुम मेरे पास कोर्ट केस डाल दो। और 10 साल बाद कोर्ट का फैसला हुआ। कोर्ट के फैसले में भी कोई ज्यादा थोड़ी निकला होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी तो माफ कर दिया होगा, क्योंकि वो जज भी तो कभी क्या था? वकील था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? भाई एडवोकेट के केस में हम टैक्स किससे लेंगे? कंपनी से।
ठीक है, बर्डन भी तुम पे, कंप्लाइंस बर्डन भी तुम पे। इसका मतलब कंपनी जब तुम एडवोकेट को पेमेंट करना तो कितनी करना, सिर्फ 10 लाख, 1,80,000 की पेमेंट हम तुमसे ही लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक जो नॉर्मल कैटेगरी में सारी चीजें चल रही होती है वो होता है फॉरवर्ड चार्ज, क्या बोलते हैं हम उसे, फॉरवर्ड चार्ज। और अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चले तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। क्लियर है जी, रिवर्स चार्ज होता क्या है ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लेकिन आज तक आपने पढ़ा था एडवोकेट का और ट्रांसपोर्टर का, आज हम इसकी बारीकियां पढ़ेंगे। आज हम इसकी बारीकियां पढ़ेंगे। चलो सर, बारीकियों पढ़ने से पहले मैं आपकी नॉलेज चेक कर लेता हूं कि आपकी नॉलेज कितनी है। चलिए बताएं डियर, एक यहां पर एडवोकेट है, एक एडवोकेट है और एक आप हो। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो। ठीक है, आपका कोई, ठीक है ना, आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है जी, डाइवोर्स के केस के चक्कर में आपने सर्विस ली किससे, एडवोकेट से, और एडवोकेट ने आपको बिल दिया 5 लाख रुपए का। कितने रुपए का जी, 5 लाख रुपए का। एडवोकेट बताओ जीएसटी लगाएगा या नहीं लगाएगा, हाँ बताओ, इस तरह की सर्विस पर आरसीएम होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आरसीएम, क्यों, एडवोकेट सर्विस पे तो आरसीएम है। ठीक है, इन्होंने कहा सर इंडिविजुअल पे नहीं है, कंपनी पे है। तो ध्यान रखना इस चीज को ध्यान रखना कि हमने क्या बोला, आरसीएम बनाया किस लिए था हमने, टैक्स कलेक्शन में दिक्कत थी। अब बताओ एडवोकेट से टैक्स लेना इजी है या इस इंडिविजुअल से टैक्स लेना इजी है, नहीं, कंप्लाइंस बर्डन किससे करा सकते हैं हम इजीली, एडवोकेट से करा सकते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल और एडवोकेट की बात करें तो भाई एडवोकेट से हम इजीली टैक्स करा सकते हैं, इससे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इससे रिटर्न फाइल करा सकते हैं, इससे टैक्स कलेक्ट करा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पे हम ये बर्डन नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब आरसीएम का एक क्रक्स और निकल कर आ गया, सर आरसीएम जर्नली जो लगेगा बिजनेस एंटिटी पे लगेगा, किस पे लगेगा, बिजनेस एंटिटी पे लगेगा। लेकिन अगर मैं एडवोकेट और जब कंपनी की बात कर देता हूं तो यहां पर दोनों में से ज्यादा ईमानदार कौन, कंपनी। तो हमने यहां पर आरसीएम लगा दिया, लेकिन हमने यहां पर आरसीएम नहीं लगाया। ये चीज क्लियर हुई, हाँ हाँ क्लियर है। चलो अब एक एक डिटेल से डिस्कस करते हैं डियर। हाँ, चलिए, अच्छा आरसीएम सर्विस टैक्स में भी लगा करता था, यहां भी लग रहा है। तो आरसीएम गुड्स पर होता है या सर्विस पर ही होता है, जीएसटी के अंदर गुड्स पर भी है और सर्विस पे भी है, लेकिन आपके एग्जाम पर्पज के लिए गुड्स पे नहीं पूछा गया। इन्होंने ये नहीं पूछा कि गुड्स पर किन किन चीजों पर आरसीएम है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, सर्विस पे किन किन चीजों पे आरसीएम है वो आप हमें बता दो। ठीक है, गुड्स पे नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पर आरसीएम है। ठीक है, अच्छा आरसीएम जो ये लगा है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट कल को सीए की सर्विस पर भी आरसीएम लगा सकती है या नहीं, अगर गवर्नमेंट का मन करेगा तो। क्योंकि गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में क्या लिखा था डियर, कि हम जो भी सर्विसेज या गुड्स नोटिफाई करेंगे हम उस पर आरसीएम लगा देंगे। अगर हमें कल को पता लग गया कि यहां पर टैक्स के कलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो हम वहां पर आरसीएम लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सीए सर्विस पर नहीं लगाया। चलिए तो जरा देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी गुड्स या सर्विस को आरसीएम के दायरे में लाना है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी सर, उसकी नोटिफिकेशन। क्या निकालनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला सर, गुड्स के केस में भी आरसीएम है, लेकिन सारे गुड्स पर नहीं है। किस पे नहीं है, सारे गुड्स पर नहीं है। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, हमने जब हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कर रहे थे तो हमने वहां पे भी डिस्कस करा था, अगर ये कोई किसान है, अगर ये कोई किसान है और ये किसान किसकी खेती कर रहा है डियर, काजू की खेती कर रहा है। ठीक है, अब किसान से तो टैक्स ले नहीं सकते थे क्योंकि सेक्शन 23 जो हमारा रजिस्ट्रेशन का था उसने मना कर दिया था कि हम किसानों से टैक्स नहीं लेंगे।
क्योंकि किसानों से अगर बोल दो कि रजिस्ट्रेशन करा ले, रिटर्न फाइल कर दे, वो आत्महत्या कर लेता है। तो किसानों को तो हमने छोड़ दिया था, लेकिन हमने कहा था इन किसानों से अगर कोई भी व्यक्ति सामान खरीदेगा तो उस वाले पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। मतलब कि काजू पर टैक्स आ भी गया, काजू पर टैक्स आ भी गया और किसानों को हमने टच किया भी नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा काजू हो गया, बीड़ी हो गया, तंबाकू हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स पर आरसीएम है। तो यहां पर लिखा हुआ है डियर कि कैशूनट, काजू, ठीक है, बीड़ी रैपर, तंबाकू, इन पर क्या है जी, आरसीएम है। क्लियर है जी। अगर आपको यूज व्हीकल बेचते हो उस पे भी, ठीक है। अब जैसे आपके पुराने जो, आप सपोज करो पुलिस ने आपकी गाड़ी पकड़ ली, ठीक है, आपकी गाड़ी जब्त हो गई, ठीक है। जब्त होने के बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे नीलाम करते हैं या नहीं करते, हाँ, कई बार उन गाड़ियों को नीलाम करते हैं ना भाई। अब उन गाड़ियों को नीलाम किया गया, उनकी बोली लगाई गई। अब जो वो गाड़ियों की बोली लगी, ठीक है, हो सकता है वो किसने खरीदी, किसी बिजनेस एंटिटी ने। किसने खरीदी, बिजनेस एंटिटी ने। तो हमने क्या बोल दिया इस वाले केस में कि भाई आपको ही टैक्स देना है। ठीक है जी। तो आरसीएम किस किस पे है जी, आपको वैसे ये याद रखनी नहीं है, गुड्स वाले याद नहीं रखने, फिर भी मोटा मोटा आप समझ लेना। काजू पे, बीड़ी रैपर पे, लॉटरी पे, किस पे डियर, लॉटरी पे, ठीक है जी, सिल्क यान पे, और यूज व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। अगर मतलब कि जो भी आपके गुड्स जब्त कर लिए, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, आपके गुड्स जब्त कर लिए, तो कई बार जब उनकी नीलामी होती है तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, जो व्यक्ति खरीदता है, जो व्यक्ति खरीदता है उसे ही सारा कंप्लायंस करना है। क्लियर है जी, हाँ जी। चलिए अब बात आता है जो हमारा मेन एग्जाम का पर्पज है, वो हमारा क्या है जी, सर्विसेज। क्या है जी, सर्विस। अब देखिए इस सर्विसेज को कैसे पढ़ना है। चलिए अच्छा आप मुझे बताएं, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जीएसटी किस रेट से है, कोई बताएगा मुझे। ट्रांसपोर्ट के ऊपर जीएसटी किस रेट से है सर। इन्होंने कहा सर 5% और 12%। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, सर्विस एक और रेट दो, ऐसा क्यों है जी 5% और 12%। इन्होंने बोला सर ट्रांसपोर्टर को ऑप्शन दिया गया, ट्रांसपोर्टर को क्या दिया गया सर, ऑप्शन दिया गया कि भाई तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है जो तू सर्विसेज देगा, ठीक है, या तो उस पर 5% टैक्स लगा ले, और तेरी इच्छा है या 12% टैक्स लगा ले। अब बताओ अगर ट्रांसपोर्टर को ये ऑप्शन दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा ऑप्शन लेगा, ट्रांसपोर्टर सर 5% वाला लेगा। सर क्या लेगा, 5%। लेकिन ट्रांसपोर्टर को बोला गया बेटा अगर तू 5% से टैक्स देगा तो ट्रांसपोर्टर, जब ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है कुछ ना कुछ इनपुट सर्विस लेता होगा या नहीं। हाँ जी, मान लो उसके जो ट्रक खराब हुए उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता होगा या नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता होगा या नहीं। अब उसने अपने 10 ट्रकों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई, उसका बिल आया 1 लाख रुपए, उस पर जीएसटी लग कर आया 18,000। बताओ उसे इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बोला, वैसे तो नॉर्मल केस में तुम्हें आईटीसी मिलता ही है, वैसे तो हर केस में आईटीसी मिलता ही है, लेकिन चूंकि तुम्हारा रेट बहुत कम है, चूंकि तुम्हारा रेट बहुत कम है, चूंकि तुम्हारा रेट बहुत कम है, तो इस वाले केस में हम तुम्हें आईटीसी नहीं देंगे। तो ट्रांसपोर्टर ने क्या बोला, ठीक है साहब मुझे आईटीसी नहीं चाहिए, मुझे आईटीसी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली ट्रांसपोर्टर का मेजर खर्चा क्या होता है, पेट्रोल का, पेट्रोल डीजल, हाँ जी, उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। तो कई ट्रांसपोर्टर ने क्या बोला, हमारे को तो आईटीसी की नीड है ही नहीं, इनपुट टैक्स की हमारे को नीड नहीं है, तो हमसे टैक्स कितना ले लो, 5%। लेकिन जो बड़े ट्रांसपोर्टर थे, लेकिन जो बड़े ट्रांसपोर्टर थे, तो बड़े ट्रांसपोर्टर ने बोला कि नहीं भाई हमारे तो और भी बहुत खर्चे होते हैं, सीए की फीस देनी होती है, ठीक है, एसी का खर्चा, हमारे अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके ऊपर हमें आईटीसी लेना होता है, जिसके ऊपर हमें क्या लेना होता है, आईटीसी लेना होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा अगर तू आईटीसी लेना चाहता है तो तेरे पे जीएसटी का रेट कितना लगेगा, जीएसटी का रेट कितना लगेगा,
12%। ये तो थी अभी तक नॉर्मल बात। ये बात क्या थी अभी तक? नॉर्मल, कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर कोई भी सर्विस देगा तो उस पर कितने टैक्स रेट लगाएगा? 5 या 12, 5 या 12, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, ठीक है, अब आप ये बताओ, यहां पर एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसने ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले ली। उसने किसकी सर्विस ले ली डियर? ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टरों को भी गवर्नमेंट जनरली क्या समझती थी कि भाई ये लोग अनपढ़ है, इन पे कंप्लाइंस बर्डन मत डालो, तो इस पे किस में ला दिया था इसे? RCM में। तो अब बताओ, ट्रांसपोर्टर से कंपनी ने सर्विस ली XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने, तो अब टैक्स किसे पे करना है? XYZ को। रेट कौन सा लगेगा? नहीं जी, RCM में रेट क्या लगेगा? हाँ, 5% लगेगा या 12 लगेगा? कमाल की बात है, 12% लगेगा। चलो अब एक बार तुम्हें पढ़ा देते हैं, ठीक है? ठीक है, सब गड़बड़ बोल रहे हो, सब गड़बड़। पहले लो को पढ़ो और फिर उसके बाद समझना, ठीक है डियर। जब तक RCM समझने की कोशिश करो, RCM को समझने से पहले नॉर्मल केस में समझोगी। नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में अगर ट्रांसपोर्टर सर्विस देता तो 2 ही रेट लगते, 5% लगता या 12% लगता। अब वो सर्विसेज 5% या 12%, ये किसके लिए ऑप्शन था? ट्रांसपोर्टर के लिए। किसके लिए था ऑप्शन? क्यों था? कि भाई ट्रांसपोर्टर, अगर तूने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ करा रहा है, अगर तू उसका ITC लेना चाहता है तो 12% टैक्स दे, अगर ITC नहीं लेना चाहता तो 5% टैक्स दे। यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, RCM को जब पढ़ो ये मत बोल देना ट्रांसपोर्टर पे RCM है। ये अगर तुम ये बोलते हो ना इंटरव्यू में जाके कि ट्रांसपोर्टर पे RCM है, तो ये 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बड़ी नौकरी चाहिए तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि भाई ट्रांसपोर्टर पे किस लेवल पे RCM है, क्या कंडीशंस है। तो आज हम उन कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहता है जी, भाई इन वाली सर्विसेज पर RCM है। किस पे? कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन ध्यान रखना, सप्लायर ऑफ सर्विस ये व्यक्ति होना चाहिए। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन सा होना चाहिए? कॉलम 2 का व्यक्ति। और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ये होने चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टर ने कोई सर्विस दी और रिसिपिएंट इनमें से कोई नहीं है, अगर रिसिपिएंट इनमें से कोई नहीं है, क्या RCM आएगा? बोलो, नहीं आएगा। अगर रिसिपिएंट इनमें से कोई नहीं है तो RCM आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है जी। और अगर ये वाली सर्विसेज नहीं है, ठीक है जी, अगर ये वाली सर्विसेज नहीं है जो हमारे कॉलम में लिखी है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज नहीं है तो RCM आएगा क्या? नहीं। और अगर ये वाला सप्लायर नहीं है तो RCM आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब RCM लगाने के लिए ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर्विस कॉलम नंबर 1 वाली होनी चाहिए, सप्लायर कॉलम नंबर 2 वाला होना चाहिए, और रिसिपिएंट कॉलम नंबर 3 वाला होना चाहिए, तभी RCM की कंडीशन फुलफिल होंगी। क्लियर है जी? अब मेरा क्वेश्चन, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारा घर दिल्ली से शिफ्ट हो गया मुंबई में। कहां पर शिफ्ट हो गया? दिल्ली से मुंबई। तुमने अपने ट्रांसपोर्टर को बोला कि मेरा सारा सामान भेज दे, सारा सामान भेज दे दिल्ली से मुंबई। उसने कहा ठीक है, 20,000 रुपए लूंगा। बताओ ये वाली सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस है या नहीं है? बोलो, तुम्हारा सप्लायर जो है, सप्लायर ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्टर है या नहीं है? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर इस कॉलम में कौन है? इंडिविजुअल। कौन है? अगर इस कॉलम में कहीं इंडिविजुअल दे रखा होगा तो RCM आएगा, अदरवाइज RCM नहीं आएगा। क्लियर है मेरी कहानी? हाँ, क्लियर है मेरी कहानी? बोलो। तो ये तीनों चीजें हमें चेक करनी होती है।
तो करते हैं शुरुआत से चेक। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई सर्विस कौन सी होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए, क्या जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस होनी चाहिए। हमने कहा एग्री, ठीक है, हमने कहा एग्री। इन रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू, सर्विस किसे दी गई हो, सर्विस किसे दी गई हो, सर्विस किसे दी गई हो भाई सुनो, अब आप मुझे बताना, अब आप मुझे बताना कि डियर मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी क्या है जी, एक फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्री में मेरी सेल 15 लाख रुपए की है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है या नहीं? मेरी दिल्ली में एक फैक्ट्री है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? सेक्शन 22 मना करता है। लेकिन मेरी फैक्ट्री है यहां पर नजफगढ़ में, और मेरे से एक व्यक्ति माल मांगता है शादरा में, वेरी गुड, इन्होंने कहा कराना पड़ेगा। क्यों जी कराना पड़ेगा? अच्छा शादरा कहां, दिल्ली से बाहर है क्या? अच्छा नजफगढ़ नहीं पता। हाँ नजफगढ़ यूपी में पड़ता है। ये देखो वो हरियाणा में क्या है। कमाल है भाई, तुम्हें दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का नहीं पता यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। नजफगढ़ दिल्ली में है भाई। भाई जब तुम सीए कर रहे हो ना तो थोड़ी बहुत जानकारी तो रख लेना, ठीक है यार, कि नजफगढ़ कहां पर है, दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली से शादरा इसे माल भेजना है, ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है क्या? नहीं। इसने क्या करा, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट को बोला कि भाई मेरा माल नजफगढ़ से शादरा भेज दे, 10,000 रुपए दे। कितने रुपए? 10,000 का चार्ज। ये क्या था जी हमारा, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टर। सर्विस प्रोवाइडर कौन था जी? जयपुर गोल्डन। और सर्विस रिसीवर कौन था? ये नजफगढ़ वाला मिस्टर एक्स। अब बताओ इस वाले केस में आरसीएम आएगा या नहीं आएगा? हाँ इस वाले केस में आरसीएम आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, ये कह रहे हैं सर नहीं आएगा। हाँ बाकी जनता क्या कहती है, जनता जनार्दन? हम भी कहते नहीं आएगा। हाँ जो तुम सब लोग कहते हो नहीं आएगा, तुमने आज तक देखा नहीं, तो इसका मतलब तुम्हें लगता है नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि भाई इसमें ट्रांसपोर्टर पे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है या फैक्ट्री वाले पे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? उन्होंने कहा साहब हम इस वाले केस में फैक्ट्री वाले पे विश्वास करेंगे। किस पे विश्वास करेंगे? फैक्ट्री वाले पे। सर मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर आरसीएम लगा दोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं? सर मेरी तो टर्नओवर ही नहीं है 20 लाख से ऊपर, तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं? मैंने कहा बेटा तेरी चाहे टर्नओवर हो या ना हो, लेकिन तेरे ऊपर अगर आरसीएम लग गया, अगर तेरे ऊपर क्या लग गया, आरसीएम लग गया, तो याद करो एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 24। कौन सा हुआ करता था? सेक्शन 24। उसमें किसकी बात करता था? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। किसकी? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। और उसमें लिखा हुआ था अगर कोई व्यक्ति जिस पर क्या लग जाए, आरसीएम लग जाए, तो उस व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना भाई, अगर आपने किसे सर्विस दे दी, पढ़ो भाई लो, अगर आपने किसे सर्विस दे दी टू एनी फैक्ट्री, किसे? एनी फैक्ट्री, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो जीएसटी में, हमें मैटर नहीं है। कहता है एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्री एक्ट। किस में रजिस्टर्ड है वो फैक्ट्री? फैक्ट्री एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा, इसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। क्लियर है? अगर तुमने सर्विस दे दी किसी सोसाइटी को, किसे दे दी डियर? सोसाइटी को, तो डियर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले ली किसने? सोसाइटी ने, लेकिन सोसाइटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थी। हमने कहा तू रजिस्टर्ड हो या मत हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन तेरे को अब कराना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ऊपर क्या लग गया? आरसीएम। ठीक है जी,
तीसरा केस, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर कोई हाँ, तो अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गलती से भी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले ली तो उसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। और एक बार अगर आरसीएम आ गया तो तुम सेक्शन 22 से तो लायबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कौन से सेक्शन से लायबल थे? 24 से। रजिस्ट्रेशन लो और आरसीएम भरो। क्लियर है? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ आज तक यही पता था ना डी वाला, कि अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति सर्विस लेता है ट्रांसपोर्टर की तो आरसीएम आएगा, लेकिन आज के बाद ए बी सी भी याद रख लेना। क्लियर है जी? हाँ जी, चलो डियर, एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्या है जी? प्राइवेट लिमिटेड है, सिंपल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और सर्विस देती है, क्या देती है डियर? सर्विस देती है, और टोटल सर्विस देती है 15 लाख रुपए की। कितने की? क्या इसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं कराना? बोलो, नहीं कराना? बोलो जी, नहीं कराना भाई, 20 लाख से कम की टर्नओवर है, नहीं कराना। लेकिन इसने क्या करा? इसने क्या करा? अपनी दिल्ली की ब्रांच से, लक्ष्मी नगर की ब्रांच से कुछ सामान पीतमपुरा भिजवा दिया, और पीतमपुरा भिजवाने में किसकी सर्विस ले ली? ट्रांसपोर्टर। और वन टाइम सर्विस है, क्या है जी? वन टाइम सर्विस है। 30,000 रुपए ट्रांसपोर्टर ने चार्ज करे। बताओ आरसीएम आएगा या नहीं आएगा? डियर, पूरे साल में एक बार सर्विस ले रही है, उसके बाद सर्विस ही नहीं लेगी ये कंपनी। हाँ, मैं एक एग्जांपल दिया है मैंने कि बताओ एक बार अगर इस एक साल में एक बार सर्विस ली कंपनी ने, आरसीएम लगेगा या नहीं? हाँ भैया, कई बच्चों को लग जाता है, सर एक बार के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या रिटर्न फाइल कराएं। ठीक है सर, नहीं लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कहती। गवर्नमेंट कहती है अगर तूने सर्विस किसे दे दी? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसे दे दी? बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ। डियर, अगर तुम किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी कोई सर्विस दे दोगे, जीटीए ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी कोई सर्विस दे दी तो उस पर भी आरसीएम आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जिन कंपनियों का आप ऑडिट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना उसके पीएनएल में सारे खर्चे हो, लेकिन किसका खर्चा ना हो? जीटीए का खर्चा ना हो। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कोई खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा हो गया, ठीक है, तो इसे गवर्नमेंट पकड़ लेगी और क्या कहेगी? तूने आरसीएम क्यों जमा नहीं किया। क्लियर है? हाँ, तो डियर, ऐसी कंपनी जनरली, छोटी मोटी जो कंपनियां होती है, आरसीएम से बचने के लिए इस तरह के खर्चे को, जो वन टाइम के खर्चे होते हैं, या तो कैश में पे कर देती है, पीएनएल में डालती ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर पीएनएल में डाल दिया तो हमें क्या करना पड़ जाएगा? आरसीएम, और आरसीएम के लिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न। ठीक है जी? और ध्यान रखना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेचारा, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 15 लाख रुपए की रिसिप्ट है, लेकिन अपना सामान शिफ्ट करा लिया। पार्टनरशिप फर्म थी, क्या थी डियर? ये पार्टनरशिप फर्म क्या थी? पार्टनरशिप फर्म ने किसकी सर्विस ले ली? जीटीए की। किसकी ले ली? किसके लिए ले ली? नॉर्मल, अपने ऑफिस का सामान शिफ्ट करा दिया दूसरे ऑफिस में। आरसीएम लग जाएगा या नहीं? बिल्कुल लग जाएगा। तो डियर क्या है? एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नोट, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, तब भी आरसीएम लग जाएगा। एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, किसे सर्विस दे दी डियर? मतलब ट्रेड फेयर में कोई व्यक्ति आया और उसने किसकी सर्विस ले ली? ट्रांसपोर्टर की, तो उस केस में भी क्या लग जाएगा? आरसीएम। तो डियर, ये चीज क्लियर हुई। आरसीएम कब कब लगेगा? जब कोई जीटीए की सर्विस इन लोगों को दी जाएगी। क्या इसमें इंडिविजुअल आया? क्या इसमें इंडिविजुअल आया क्या? तो इसका मतलब अगर एक जीटीए ने इंडिविजुअल को सर्विस दी, आरसीएम तो कम से कम नहीं आएगा।
क्लियर है। लेकिन इन लोगों को अगर सर्विस दे दी, चाहे ये रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, तो आरसीएम आ जाएगा और आरसीएम आते ही इन्हें क्या कराना पड़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन। क्लियर है। हाँ डियर, यही वाली सारी रिपीट यहां पर हो रखी है, यही वाली सारी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में ये चीज रिपीट हो रखी है। क्लियर है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे तुमसे कि जीटीए सर्विस पर आरसीएम कब है, तो क्या बोलना कि अगर जीटीए ने सर्विस किसे दी है, किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी जीएसटी में जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसे, किसी कंपनी को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, ईटीसी। अगर इन्हें सर्विस दी है तो ही आरसीएम आएगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा। क्लियर है। हाँ अब मजे की बात, उसने बोला सप्लायर ऑफ सर्विस कौन सा होना चाहिए, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई। इन्होंने क्या बोला, आरसीएम की बात तभी करेंगे, इन्होंने क्या बोला सर, आरसीएम की बात तभी करेंगे जब जीटीए हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%। मतलब कि आरसीएम की बात हम तभी करेंगे कि जब जीटीए किस रेट से टैक्स पे ना कर रहा हो, 6% से ना कर रहा हो। मैंने कहा सर 6% से ना कर रहा होगा क्या मतलब है, कौन से कर रहा हो, 5% से। कौन से कर रहा हो, इसका मतलब आरसीएम सिर्फ इस वाले कॉलम पर है, इस कॉलम पर आरसीएम है ही नहीं। क्लियर है मेरी बात। इस वाले कॉलम पर आरसीएम है, इस वाले कॉलम पर आरसीएम है ही नहीं। ठीक है डियर, इस वाले पर आरसीएम है ही नहीं। मतलब कि अगर जीटीए ने 12% का कॉलम लिया हुआ है कि जी मैं तो 12% से टैक्स पे करूंगी, क्या ऑप्शन लिया हुआ है कि मैं तो 12% से टैक्स पे करूंगी, आईटीसी लूंगी, 12% से टैक्स पे करूंगी, और वो जीटीए इन लोगों को सर्विस देती है, तो उसके ऊपर कभी भी आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन अगर जीटीए ने ये ऑप्शन लिया हुआ है कि मैं तो 5% से टैक्स पे करूंगी, तभी आरसीएम की बात करेंगे, अदरवाइज हम आरसीएम की बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कई बिलों पे जीटीए 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी लगाकर देती है, तो क्या मेरी आरसीएम की जिम्मेदारी बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि आरसीएम कब लगता है, जब सप्लायर ऑफ सर्विस ने कौन सा रूट लिया हुआ हो, 5% वाला। क्लियर है ये कहानी। हाँ जी, हाँ तो हर ट्रांसपोर्टर पर आरसीएम नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, जो सप्लायर ऑफ सर्विस वो कौन से ऑप्शन में हो, 2.5% में। किसमें, 2.5% में। और सर्विस किसे दे रहा हो, इन लोगों को, तो ही आरसीएम है। क्लियर हुई ये वाली सर्विस या नहीं। थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ी, जो पहले थोड़ा सा चीजें क्लियर नहीं थी, अब क्लियरिटी आ गई। बोलो, या और डिस्कशन चाहिए इस पे, नहीं अगली करे। डियर ऐसी कितनी सर्विसेज हमारी, 11 है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, जो आपको सारा, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। जैसे कोई गाड़ी वाला है अपना ऑटो वाला, उसको भी देना। अब इनका क्वेश्चन है सर, वो तो ना 5 में ना 12 में। इन्होंने बोला कि सर एक ऑटो वाला है, क्या उस पर भी आरसीएम लगेगा। मैंने कहा डियर अभी हमने आरसीएम क्या बोला था, किसके ऊपर है डियर, जीटीए पे। और अब हम ये चेक करेंगे कि जीटीए होता कौन है। अब हम क्या चेक करेंगे, जीटीए होता कौन है। तो डियर जीटीए वही व्यक्ति होता है जो बिल्टी इशू करता है। जो क्या इशू करता है डियर, बिल्टी इशू करता है। अगर बिल्टी इशू नहीं करता है तो वो जीटीए है ही नहीं। तो क्या ऑटो वाला बिल्टी इशू करता है, नहीं करेगा, तो क्या उसे हम जीटीए सर्विस बोलेंगे, नहीं आएगा। लेकिन बहुत से जो ट्रांसपोर्टर जो है वो जो रसीदें दे रहे तो सीजीटी कुछ नहीं लगाते, खाली 250 भाड़ा लगाया और बिल्डिंग लगी उन्होंने। अब देखिए प्लीज, ठीक है, ये तो था हमारा मेजर कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आप जीएसटी में एक चैप्टर को पढ़ के सोचे कि मैं महारत हासिल कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। हमने इससे पहली क्लास में एग्जेम्पशन पढ़ाई थी,
और हमने आपको बोला था कि एग्जाम्पशन को एक बार घर से रीड कीजिएगा, और हमने उस एग्जाम्पशन में अगर याद हो तो हमने देखा था कि 750 रुपए से कम अगर है फ्रेट, वो क्या थी? एग्जेम्प्ट। क्या थी? एग्जेम्प्ट। जब वो चीज एग्जेम्प्ट हो गई तो क्या आरसीएम की बात आएगी? नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए, तो डियर यहां पर देखिए थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इसका। पर्सन लायबल टू पे टैक्स ऑन जीटीए सर्विस, कितने रेट है जी डियर? 5% और 12%। लेकिन 12% में क्लियर क्या लिखा हुआ है डियर? ये फॉरवर्ड चार्ज। क्या है जी? तो ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है या तो आरसीएम में आ जाए या फॉरवर्ड चार्ज में आ जाए। 12% लगाकर आरसीएम में नहीं आ सकता। 12% अगर वो लगाता है तो आरसीएम में नहीं आएगा। 5% वाला भी टैक्स लगा रहा है और 12% वाला भी लगा, तो लगा सकता है। अब डियर इनकी बात, सर एक ट्रांसपोर्टर 5% भी लगाता है और 12% भी। डियर एज पर लो तो वो चीज गलत है। ठीक है, या तो उसे 12% में आना पड़ेगा या 5% में। ठीक है ना? चले जी। सर पहचान के सभी सामने वो 5% या 12% में लगाएगा जब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर से कुछ। हाँ जी, अब इनकी बात आई कि सर अब ये पहचान कैसे करेंगे कि वो 5% पे लगाएगा या 12% पे लगाएगा। डियर जब वो पहली अपनी रिटर्न फाइल करेगा, पहली रिटर्न में उसे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो 5% या 12%। तो ऑलवेज वो हमेशा उसी पे चलेगा। बिल्कुल जी, पूरे साल में उसी पे चलेगा। ठीक है ना जी? आप दो तरीके से नहीं जा सकते। ठीक है डियर, अब इसे इस चार्ट के माध्यम से समझ लो। या तो जीटीए 5% दे रहा होगा या 12%। अगर 12% दे रहा होगा तो आरसीएम की कोई बात ही नहीं आएगी। फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे करेगा? जीटीए। लेकिन हो सकता है कि जीटीए किस में हो? 5% में। 5% में देखा था स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को अगर सर्विस देता, किसे जी? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट का मतलब कौन था? कंपनी, पार्टनरशिप, बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, कंपनी, पार्टनरशिप और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड। तो क्या लगेगा जी? आरसीएम। और जो सर्विस लेगा वो। ठीक है, अब अगर इसने सर्विस दी किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है, मैंने कहा साहब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है मतलब अनरजिस्टर्ड। कौन जी? अनरजिस्टर्ड। कौन जी? इंडिविजुअल। कौन जी? इंडिविजुअल। उसने कहा साहब एग्जेम्पशन को ध्यान से जाके पढ़ लेना। अगर कोई ट्रांसपोर्टर किसी अनरजिस्टर्ड को कोई सर्विस देता है, मतलब कि मेरा सामान दिल्ली से मुंबई लेके जाता है, वो क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम